आज हम चलते हैं, ये वर्ड्स मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं और हर वर्ड का यूज़ भी बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। पहला वर्ड है वेग। वर्ड वेग का मतलब होता है जो चीज़ हमें समझ ना आए, यानी जो चीज़ हमें क्लियर बात समझ नहीं आए। जैसे आपने कोई बयान दिया, आपने इस बयान को घुमा फिरा के जो है ना बयान को पेश किया, जो हमें इसका मतलब समझ नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं असल। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ वेग स्टेटमेंट। वेग मतलब अनक्लियर, यानी जो चीज़ समझ ना आए। यू हैव गिवन वेग आर्ग्यूमेंट्स, अनक्लियर आर्ग्यूमेंट्स। तो वर्ड वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज़ अनक्लियर। नंबर दूसरा है, आप इस तरह भी इनका कह सकते हैं कि ऑल जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी वेग है, यानी कोई इनका एक क्लियर वे फॉरवर्ड नहीं है कि पॉलिसी का मतलब क्या है, यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, यानी पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है तो उस प्रोजेक्ट को कोई भी ऑन नहीं करता। तो वेग का मतलब होता है अनक्लियर। दूसरा है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, नाम किसी का ख़राब करना, झूठी जो है अफवाहें और रूमर्स क्रिएट करके किसी को बदनाम करना, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, उसके लिए वर्ड विलीफाई भी इस्तेमाल होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, तमाम तर रियासतें जो है ट्राइंग टू विलीफाई द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो डिफेम करना चाहते हैं। या आप किसी शख्स के लिए कह सकते हैं ही ऑलवेज विलीफाइज माई रेस्पेक्ट, माई ऑनर, माई डिग्निटी, माई पर्सनल एसेट्स जो मैंने असासे या प्रॉपर्टी मैंने की है, उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर तीसरा है नोशन। नोशन का मतलब होता है ख्याल, थाट। अकॉर्डिंग टू द नोशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक ख्याल था, थाट था कि एजेंसी के लोग जो है, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, मस्ट बी ब्रॉट अंडर द सीवियर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, सख्त इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाए जाएं। तो नोशन का मतलब होता है थाट। नंबर 4 रिजीम। वर्ड रिजीम जो है गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे करंट रिजीम जो है पाकिस्तान में, करंट गवर्नमेंट जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन मतलब साथ में मिल के पार्टीज एक गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो रिजीम का मतलब है गवर्नमेंट। रिजीम ऑफ अफ़गान तालिबान इन काबुल। काबुल कैपिटल सिटी है अफ़गानिस्तान का। नंबर 5 है बेयरिंग। वर्ड बेयरिंग का मतलब वहाँ पे मैंने डाल में पढ़ा कि रिजीम ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ बेयरिंग वुमेन, यानी औरतों को रोक रही है, टू हैव एक्सेस टू द सिटीज़ विदाउट हैविंग, यानी अगर आपके साथ कोई गार्डियन नहीं है तो आप नहीं जा सकती शहर। तो बेयरिंग का मतलब होता है स्टॉप करना। आप कह सकते हैं बेयरिंग फ्रॉम एजुकेशन, स्टॉपिंग फ्रॉम एजुकेशन। तो वर्ड बेयरिंग का मतलब होता है स्टॉपिंग, रोकना। नंबर 6 डिमिनिश। वर्ड डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ की शिद्दत में कमी लाना, कमी लाना। फॉर एग्जांपल डिक्रीज कह सकते हैं। लेट्स डिमिनिश पॉवर्टी फ्रॉम पाकिस्तान। आइए गुर्बत को कम करें, उनको लेस डिक्रीज करें। लेसन, ड्वेंडल कह सकते हैं आप। तो इसके वर्ड भी मैंने आपके साथ आज शेयर किए थे। तो डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज करना, और एक दूसरा इसके लिए वर्ड होता है श्रिंक होना। जैसे आप कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, डिमिनिशिंग होता जा रहा है। तो वर्ड डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो ये वो वर्ड्स हैं जो अक्सर डान के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इनका कॉन्टेक्स्ट ये इस्तेमाल होता है। नंबर 7 है इम्पेंडिंग। वर्ड इम्पेंडिंग का मतलब होता है रुकावट या रोकना, कर्टेलिंग। इम्पेंड का मतलब होता है इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग।
रोकना, करटेलिंग। उसके बाद नंबर 8 कोलैप्स। अब वर्ड कोलैप्स की दो मानी होती है। हम कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी जो है कोलैप्स हो चुकी है, माना गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। तो वर्ड कोलैप्स का नंबर 8 का मतलब होता है गिरना, फॉल डाउन। एक बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओविंग टू अर्थक्वेक हंड्रेड्स ऑफ द बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड, यानी गिर के तबाह हो गई। तो फॉल डाउन के लिए वर्ड कोलैप्स भी इस्तेमाल होता है। और लंग्स भी कभी कभार काम करना छोड़ देते हैं, कि डॉक्टर कहते हैं पेशेंट के जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं, यानी वो बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, काम करना छोड़ दिया उन्होंने। नंबर 9 चियोटिक। वर्ड ये चियोटिक नहीं है, चाउटिक नहीं है, इट्स चियोटिक। वर्ड चियोटिक का मतलब है कम्प्लेक्स सिचुएशन, अनसर्टेनिटी वाली सूरत हाल, परेशानी वाली सूरत हाल, बेचैनी वाली सूरत हाल, जहाँ पे हर चीज़ स्मूथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, chaotic states across the world have been facing poverty, political uncertainty, security issues, economic challenges, like state of Sri Lanka faced chaotic situation and collapsed economically last year। श्रीलंका तबाह हो गई। और उसके बाद अफ़गानिस्तान के लिए कह सकते हैं स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ इन अ सिचुएशन ऑफ इन अ कियोटिक सिचुएशन, अनसर्टेनिटी वाली सूरत हाल में। फिर नंबर 10 कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है अलायंस, इत्तेहाद। कोलिशन गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान की जो है वो कोलिशन है, कोलिशन में मैंने कि साथ में अलायंस में साथ मिलके। नंबर 11 ऑन गोइंग। वर्ड ऑन गोइंग का मतलब होता है करंट, मौजूदा। ऑन गोइंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट आर विथ हेल्ड जार आर इन पेंडिंग। तो ऑन गोइंग का मतलब होता है करंट। आप इसलिए भी इस तरह कह सकते हैं ऑन गोइंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी मौजूदा जो चल रही है। नंबर 12 प्रेडिकामेंट। वर्ड प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कंडीशन। पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू प्रेडिकामेंट, यानी डिफ़िकल्ट कंडीशन। प्रेडिकामेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, कंडीशन वो सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट होती है। नंबर 13 जो है ये है परसिस्टेंट। वर्ड परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो आप कह सकते हैं परसिस्टेंट करप्शन इन पाकिस्तान, या परसिस्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज, परसिस्टेंट इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस मतलब जबरी गुमशदगी, ज़बरदस्ती उठा के किसी को लेके चले जाना, और इसको कहते हैं इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। तो परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो ये 10 वर्ड्स जो है ना, मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किए, अब आप जहाँ भी देखेंगे इनका सेंस इनसे हट के नहीं होगा। तो आप ना 10 वर्ड्स का डेली सेंटेंसेस बनाएं। आज मैंने एक स्टूडेंट का, मिस रुकैया का, मैंने शायद आपके साथ एक टॉपिक शेयर किया है। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बनाए, विद कॉन्टेक्स्ट सही तरीके से बनाया। तो यू आर आल्सो एडवाइज्ड कि आप भी इस तरह चीज़ों को देखें, मेहनत करें। बाकी ये सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से ना काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। अच्छा जी, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली राइट नाउ? जी, बातें समझ आ रही हैं आपको? यस सर। देखिए, आप में से ना कई बच्चे जो है काम नहीं करते। होमवर्क मैं दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कर रहे हैं, यानी 4 5 6, और काफ़ी करते हैं। बाकी तो सबका हाल पुराना लगा हुआ है सारा। तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट के काम करके देखें, वरना ये क्लासेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे इस भाई ने काम किया, मैंने उस दिन आपके साथ शेयर भी किया, गुड गवर्नेंस के ऊपर इसने आउटलाइन बनाई। ये ऐसे के जो है ना बेहतरीन तरीक़ेकार है आउटलाइन बनाने का। मैंने उसको तरीका बताया, उस बेचारे ने काम किया, सदाम ने, और ज़बरदस्त काम करके दिखाया।
और ये देखें, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल को पढ़ा और पढ़ने के फ़ौरन बाद इसने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बच्चा 17 ग्रेड की जॉब तो पक्का पक्का उठाएगा। ये अगर ना उठाया तो इसका ज़िम्मेवार मैं हूँ, मैं गारंटी से कह देता हूँ। हाँ, 17 नहीं तो अच्छी जॉब ज़रूर लेगा ये, क्योंकि इसकी राइटिंग में एक दम है, यानी चीज़ों को टैकल करने का इसको तरीक़ाकार है। तो इसी तरह आप भी मेहनत करें, मेहनत करने से ही आप कुछ बन सकते हैं। बाकी ये सच सिर्फ सुनने से लेक्चर्स कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ब का, और वर्ब के साथ हमने ये चीज़ों को देखना है। और आज वर्ब क्या होता है, वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं। वर्ब का जो मेन जो टाइटल है मैं वो डिस्कस करूँगा ना, कि ये किस तरह और कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका मेन यूजेज क्या है। चलिए अब वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, वर्ब के ना एक तो वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। वर्ब का जो काम होता है, एक तो एक्शन होता है। वर्ब एक एक्शन करता है ना। अब एक्शन किस तरह करता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और वर्ब का जो दूसरा काम होता है वो स्टेट बताता है, स्टेट बताता है। और दूसरा जो है हम इसको हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं आप इनको, लिंकिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। तो एक्शन में क्या होता है, वर्ब का एक्शन में मूवमेंट होती है, यानी मूवमेंट का मतलब होता है वहाँ पे कोई फिज़िकल या कोई चुरपुर नज़र आती है, हमें कोई एक्टिविटी नज़र आती है। स्टेट में सिर्फ हमें हालत बताई जाती है कि इसकी हालत क्या है या वॉट एवर जो भी, यानी फ़ील होता है हमें। और यहाँ पे तो ये कनेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक्शन होता है तो वो हालत स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल मूवमेंट के साथ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा वॉक, और दूसरा होता है सिंग, तीसरा होता है, बहुत सारे होते हैं ना, स्पीक, ईट। इन वर्ब्स के ना अंदर जो एक्शन होता है, एक्शन का मतलब मूवमेंट नज़र आती है हमें। और इनके बाद अगर आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का ऑप्शन दिया जाए कि इनके बाद क्या होता है, एक्शन होता है, एडवर्ब होता है, तो आप याद रखिएगा इनके बाद एडवर्ब अक्सर इस्तेमाल होता है। इनके बाद एडवर्ब का ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, वो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सिंग्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली होना चाहिए, ब्यूटीफुल नहीं होगा, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, क्योंकि सिंग्स वर्ब है। वर्ब का जो एक्शन है वो ब्यूटीफुली है, यानी जो वर्ब को एक्शन एक्सप्लेन करता है उसका मैनर क्या है, ब्यूटीफुली। और अगर मैं ये कहूँ शी लुक्स ब्यूटीफुली, या ब्यूटीफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुली। शी लुक्स ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, शी लुक्स ब्यूटीफुल क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब है दूसरे सेंटेंस में, यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है। तो स्टेट वर्ब के बाद अगर एडवर्ब और एक्शन दिया जाए, एडवर्ब और एडजेक्टिव दिया जाए, तो याद रखना इनके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। स्टेट वाले कौन से होते हैं, जैसे लुक, फील, गुड, सॉरी, टेस्ट। इसमें एक्शन नहीं हो रहा, हमें ये यहाँ पे फील होता है या तो स्टेट बताई जाती है। तो शी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं होना, शी लुक्स ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव आता है इनके बाद। तो एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, और स्टेट वर्ब के बाद जो है हमेशा अक्सर जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। तो बाकी ये तो हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, लाइक दिस, जितने भी हैं।
तो ये जो है ना मेन इसका सिंपली मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद वर्ब के जो एक एक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर और इरेगुलर में फ़र्क क्या होता है वो सारा बता देता हूँ। रेगुलर वर्ब का मतलब ये होता है सिर्फ उसमें ईडी का इजाफा होता है रेगुलर वर्ब्स में। जैसे वाक है तो वर्ब ईडी वाक्ड और वाक्ड, यानी सेकंड और थर्ड जो फॉर्म है इनका सेम रहता है और फोर्थ तो सबका ही सेम रहता है वाकिंग। इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर में तीनों या तो चेंज होते हैं एक दूसरे से या तो दो बाद वाले एक दूसरे से चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्वयं, इसका सेकंड फॉर्म होगा स्वयं और थर्ड फॉर्म क्या होता है स्वम। फोर्थ तो सबको सेम होता है। तो अब देखेंगे आप स्वयं स्पेलिंग फ़र्क, स्वयं यहाँ पे स्पेलिंग अलग से, स्वम अलग से फ़र्क है। तो यहाँ पे सिर्फ ईडी का ऊपर वाले में इजाफा था तो इट मीन्स कि वो दोनों सेम थे, तो इसके लिए रेगुलर कहा जाता है। और ये इरेगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक दूसरे से ये चेंज होते हैं, शेपलेस होते हैं, सेम सिचुएशन कंडीशन में नहीं होते, इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। तो इनमें से ये थोड़ा फ़र्क है, इसको याद करना पड़ता है। और जैसे आपने सेंटेंस किया गो का सेकंड फॉर्म होता गो का वेंट और थर्ड है गान, गो वेंट गान। तो आप देख सकते हैं ये तीनों चेंज है एक दूसरे से, तो ये इनको कहते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रा इसको गौर के साथ सुनिएगा, ये आपको आम टीचर्स नहीं बता सकते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, ये समझ आ रहा है यहाँ तक? तो खैर ये तो बात है, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी, सबको पता होता है इसका मतलब क्या है, वट एवर दे आर। अब जो मेन पॉइंट है ना वर्ब की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़रा सुनिएगा, एक वर्ब है और ये वर्ब जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये वर्ब नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है और ये वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है। ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है वो भी बताता हूँ। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं वो बताता हूँ। अच्छा जी, सुनिएगा ज़रा। हाँ, जब वर्ब का एक तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब का कौन सा नंबर फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जब एडजेक्टिव का काम करे तो उस वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं व्हेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अब आप देखें यहाँ पे इस वर्ड को अगर एक्सप्लेन करें, न्यूज़ आपका नाउन है और न्यूज़ की जो क्वालिटी है यानी न्यूज़ की जो स्टेट है जो बताई जा रही है वो है ब्रेकिंग। जब नाउन की कोई एक्सप्लेनेशन होती है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, वर्ब का नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ब्रेकिंग, फोर्थ फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। तो ये वर्ब का जब फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 जब एडजेक्टिव का काम करे, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल।
फॉर एग्जांपल ब्रोकन लेग्स ऑफ चेयर, ब्रोकन लेग्स ऑफ चेयर। अब देखें, लेग्स नाउन है और नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ नाउन की जो स्टेट बताई जा रही है, तो वो क्या है, ब्रोकन है। तो वर्ब का ये कौन सा नंबर फॉर्म है, वर्ब ब्रोकन? जी, थर्ड फॉर्म है वर्ब का। तो लेग्स क्या है, नाउन है। नाउन का जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो ब्रोकन है। तो ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो पहले समझने की कोशिश करें, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। पहले आपने समझा ही नहीं है, फिर एक्सरसाइज की बात कर रहे हो। ठीक है, पहले पार्टिसिपल एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का बस वर्ब ही स्टेट रहता है, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिएगा, जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाउन का काम करे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब नाउन का काम करे उसको जेरंड कहा जाता है। जेरंड क्या होता है, सिंपली बता देता हूँ, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जब नाउन का काम करे उसको जेरंड कहा जाता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, स्विमिंग इज़ माय हॉबी, स्विमिंग इज़ माय हॉबी। अब देखें, स्विमिंग सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है, माय और हॉबी। अब यहाँ देखें, सब्जेक्ट की जगह पे जो स्विमिंग है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग एक नाम है, तैरना। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा, यहाँ पे तैरने की बात कर रहा, यानी ये कह रहा है तैरना जो है ना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारा जेरंड है। और उस दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे दूसरा भी बता सकता हूँ, रीडिंग इज़ माय फेवरेट, रीडिंग इज़ माय फेवरेट। अब देखें, रीडिंग वर्ब का कौन सा नंबर फॉर्म है, कौन बताएगा आप में से? फोर्थ फॉर्म है सर। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का काम कर रहा है या कोई नाउन का काम कर रहा है? ये नाउन का काम है तो इस नाउन का हम क्या कहेंगे, जेरंड है या कुछ और है? सर। ये जेरंड, तो इसको कहते हैं जेरंड, ये कहते हैं जेरंड, सर नथिंग ये है। सर ये जेरंड जो है वो सब्जेक्ट में ही काम आता है, सब्जेक्ट की जगह पे ही होता है। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। अब यहाँ पे रीडिंग जो है नाउन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे भी आ सकता है। तो कहने का मकसद है कि जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, यानी वो एक्शन परफॉर्म करता है नाउन का, तो इसको कहते हैं जेरंड। बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर। हाँ, तो उसके बाद जो है ये तो क्लियर हो गया, जेरंड क्लियर हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी। अब वर्ब का तो आपको सबको पता है, ये वर्ब तो वैसे ही वर्ब का काम करता है। फॉर एग्जांपल आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग। यहाँ पे जो स्विमिंग है यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब है। हाँ, ये एक्शन कर रहा है, ये एक्शन वर्ब है। तो आई एम स्विमिंग यहाँ पे एक्शन का काम कर रहा है, इट इज़ नॉट अ नाउन और पार्टिसिपल, इट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ वर्किंग एज अ वर्ब। तो उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं, बस सिंपली समझ लेना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अब देखें, टू जो है
प्रीपोजिशन है, गो जो है वर्ब का पहला फॉर्म है, ये भी आपका इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, बेयर मतलब विदाउट, और इन्फिनेटिव मतलब विदाउट टू वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल आई गो, अब यहाँ पे जो गो है ना, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर का मतलब होता है विदाउट, तो विदाउट टू प्रीपोजिशन। अच्छा, ये बात समझ आ गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव, ये समझ आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, उसके बाद जो है एक और पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर प्रीपोजिशन में मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये असल काम जो है ना, ये अभी पढ़ा रहा हूँ वो वाला जो वर्ब का है। एक वर्ब का टाइप होता है ट्रांजिटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है ट्रांजिटिव होता है वर्ब, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। अब इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे, ये कोई इतना बड़ा जो है मुश्किल टारगेट नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, ट्रांस का सिंपली मतलब होता है ट्रांसफ़र, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र? यानी जो वर्ब है वो ट्रांसफ़र होता है डायरेक्टली, यानी अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके लिए इस वर्ड को कहा गया है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना एक्शन का, किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, शी कट्स हर फिंगर, शी कट्स हर फिंगर। अब आप देखें, जब उसने कट किया, एक्शन किया, तो इस एक्शन का असर फिंगर पे होगा कि नहीं होगा? जब इसने कट किया तो फिंगर पे होगा, नहीं होगा असर? यस सर। तो इसके लिए हम कहते हैं इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अ वर्ब दैट लीव्स इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरी पॉइंट ये होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं टैक्स नो प्रीपोजिशन, टैक्स नो प्रीपोजिशन। और ये वर्ब्स जो होते हैं अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं उठाते, अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं उठाते, क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन उठाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट जो है ना अधूरा रह जाता है। तो अब मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, शी डिस्कस्ड। अब मैंने कहा शी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन अबाउट है ना, यहाँ भी ये गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि ये जो डिस्कस्ड है ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं उससे डिस्कस वाली टॉपिक पे तो असर होता है ना। आप कोई इशू को डिस्कस करते हैं, डिस्कस क्यों करते हैं? जैसे उसका एक सलूशन निकल आए या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आए, तो जाहिर सी बात है इस डिस्कस का असर उस टॉपिक पे तो हो रहा है। तो इसलिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं उठाता, और इसी वजह से हम कहते हैं ना कि फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस। तो ट्रांजिटिव वर्ब नेवर टेक्स प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, शी ऑर्डर्ड टू वेटर, शी ऑर्डर टू वेटर फॉर अ कप ऑफ टी। क्या ये सेंटेंस सही है? मिस्टेक है या इसमें कोई मिस्टेक है? मिस्टेक बताए सर टू मीटर। वेरी गुड। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन टू है ना वो नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा। अच्छा, टू प्रीपोजिशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड ऑर्डर्ड है ये है ट्रांजिटिव वर्ब, और इसने जब ऑर्डर किया
तो इसका आर्डर का जो हुक्म है यानी मैसेज है वो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया। तो हम कहेंगे शी ऑर्डर्ड अ वेटर फॉर अ कप ऑफ टी शी ऑर्डर्ड अ वेटर। अब शी ऑर्डर टू नहीं होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक अक्सर की जाती है। ऊपर ऊपर वाला कैसे होगा? जैसे शी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, ये सही से कैसे होगा? तो शी डिस्कस्ड द मैटर, अबाउट निकाल दें। ठीक हो गया। अच्छा, आपने लेट से ज्वाइन किया है क्लास? नहीं सर, वैसे ही पूछा। अच्छा अच्छा, चलो, आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। अच्छा, उसके बाद जो है एक होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब, अब ये जो इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इन मतलब नो, ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र, यानी नो ट्रांसफ़र। वर्ब जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी उसका जो एक्शन है, जो इम्पैक्ट है, वो नहीं पड़ता वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, शी सिट्स ऑन द टेबल। शी सब्जेक्ट है, सिट्स वर्ब है, ऑन द टेबल। अब देखें, शी सिट्स ऑन द टेबल, जब वो टेबल पे बैठी, टेबल पे क्या असर हो सकता है? यानी ना उसकी पोजीशन चेंज हुई, ना वो टेबल जो है टूटी। तो इसलिए हम कहेंगे शी सिट्स ऑन द टेबल मीन्स वो टेबल पे बैठी। और दूसरी पॉइंट ये याद रखिएगा कि जब भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो वो वर्ब जो होता है ना इंट्रांजिटिव कहलाता है। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, फिर ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट बता देता हूँ। एक सेंटेंस है जिसमें एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है। फॉर एग्जांपल, शी कट्स अ केक विद नाइफ। अब आप देखें, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है, कट्स वर्ब है, अ केक ये ऑब्जेक्ट आया, उसने केक को काटा, विद अ नाइफ यानी दो ऑब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि इसके साथ फ़ौरन जो है ऑब्जेक्ट कौन सा है? केक है। यानी ज़ाहिर से उसको कट किया तो शेप तो चेंज हुआ होगा ना केक का, उसमें चेंजिंग आई होगी फिज़िकली। तो इसके लिए हम कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ ना, जो रेनन मार्टिन की है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। अच्छा, अपनी भाईजान वो वीडियो बंद रखें, शकील अपनी वीडियो बंद रखें। बहुत शुक्रिया आपका, हमने देख लिया, खूबसूरत। अच्छा, उसके बाद ज़रा चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, यहाँ पे देखें एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो रहा है और इंट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर टॉप ऑफ द पेज आप ज़रा देख सकते हैं, द एंट्स fought the wasps। अब द एंट्स वो लड़े किसके साथ? वास्प के साथ। जब वो लड़े तो जाहिर सी बात है कुछ तो असर हुआ होगा ना, एक दूसरे को थप्पड़ मारी होगी। तो जब लड़ाई होती है तो असर होता है ना, कुछ ब्लड शिलड होता है या कुछ इमोशनल स्टेटमेंट तब्दील हो जाती है, बॉडी पे स्कार्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे फाट है, द एंट्स फाट द वास्प्स। जब वो लड़े तो एक दूसरे पे असर हुआ होगा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है।
क्योंकि द वास्प ऑब्जेक्ट है, और सम एंड्स फाइट वेरी फियर्सली। अब यहाँ पे जो फाइट हो रही है ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो रही, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। द सम एंड्स फाइट वेरी फियर्सली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरी क्या है और फियर्सली क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? ये दोनों एडवर्ब्स हैं, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। सम एंड्स, सुनिएगा, सम एंड्स, एंड्स नाउन है और सम एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव है सम एंड्स। फाइट वर्ब है, वर्ब के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं, फाइट एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, मैंने अभी बताया। तो वेरी फियर्सली, वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन करता है, मैंने ये पढ़ाया था आपको। तो फियर्सली एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी उनका लड़ने का अंदाज क्या था, मैनर क्या था, फियर्सली था, बड़ा खौफनाक था। तो फियर्सली एडवर्ब ऑफ मैनर है। वेरी जो है एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहां पे क्यों कह रहे हो नाउन है ये, एडजेक्टिव है, क्या बात कर रहे हो आप? उसके बाद नंबर 2 देखें, और द शॉट सैंक द शिप। शॉट मतलब गोली लगी जब। सैंक, सैंक मतलब डुबाना, सिंक, सैंक, संक, ये वर्ब है। सैंक सेकंड फॉर्म है वर्ब सिंक का। सैंक द शिप, उसने शिप को